लीडर। और घर का तो आप जानते हैं, आपके घर में कौन बॉस है। वो पॉलिटिकल दूरियां खत्म हो गई। चाचा उस समय भी चाचा थे, चाचा आज भी चाचा है। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी परिवार है। जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वही काम बीजेपी कर रही है। आज मैं सैफई मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जी की समाधि के पास खड़ी हूँ। मुलायम सिंह यादव जी जहाँ से शुरू होता है समाजवाद की शुरुआत भारतीय राजनीति में, और मुलायम सिंह यादव जी जो मायने रखते हैं यहाँ पर, जहाँ उन्हें कोई मुलायम सिंह यादव के नाम से नहीं बल्कि सिर्फ नेताजी के नाम से जानते हैं। आज उनकी समाधि पर हम खड़े हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी खड़े हैं, और अब देखा ये जा रहा है कि उनके सुपुत्र अखिलेश यादव किस तरह से समाजवाद का ये बेड़ा लेकर आगे चलते हैं। और आज से शुरू करते हैं, क्योंकि 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसके बाद 2023 से 2024 की किस तरह की डगर होगी ये देखा जाएगा भारतीय राजनीति में, जिस तरह से अखिलेश यादव उनकी परंपरा को आगे लेकर चलेंगे। अखिलेश जी नमस्कार एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बधाई आपको भी नए वर्ष पर। आप सैफई में हैं, हम आपके पीछे पीछे सैफई पहुंच गए हैं, जहां से नेताजी की एक तरह से जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी, हर चीज़ यहाँ से शुरू हुई। समाजवाद का यहाँ से एक तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ। अब नेताजी के बाद ये पूरी लेगेसी आपके हाथ में है, आप इसे कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई दूंगा। वैसे तो इंटरव्यू कहीं भी हो सकता था स्टूडियो में, लेकिन जहाँ से नेताजी ने शुरुआत की और राजनीति की, ये वही गांव है जिसकी कोई पहचान नहीं थी। इस गांव में आने के लिए भी रास्ते नहीं थे। जो पुराने लोग बताते हैं, रे इतना इलाका था रे का कि कोई भी, एक तो खेती लायक ज़मीन नहीं थी, इस गांव को आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, शिक्षा तो बहुत दूर थी, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर थी इस गांव के लिए। जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी का किया हुआ है। उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जिस स्कूल में हम और आप खड़े हैं, एक कोई इंग्लिश की जर्नलिस्ट आई थी और उन्होंने यहाँ के प्राइमरी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, और उन्होंने ये लिखा कि मुख्यमंत्री जी उनके गांव में जो प्राइमरी एजुकेशन की हालात क्या हैं। इस स्कूल को बने 5 साल हो चुके हैं। यहाँ कमरे कमरे हुआ करते थे, और आज के समय में जब चीज़ें बदली हैं, शहरों में पढ़ाई दूसरे तरह की हो रही है, तो मेरी कोशिश ये थी कि नेताजी के गांव में वो स्कूल बने जो एक प्राइवेट स्कूल के बराबर दिखाई दे, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि पढ़ाई में भी वैसे ही दिखाई दे, क्लासरूम्स भी वैसे ही हों। तो मेरी कोशिश थी उस समय बनाने की, और हम लोगों ने बना करके तैयार किया। हालांकि बिल्डिंग बन गई, लेकिन जो मैं चाहता था वो कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। अखिलेश जी, आपने पढ़ाई की बात की। मैं आपसे कहूँगी कि नेताजी को बहुत लोग याद करते हैं, उनकी एक भूमिका रही है सेंट्रल पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में। देश के वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे, और उनका आदर सबने किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसकी अब धरोहर आप हैं, इसे कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले, चाहे वो परिवार था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का 2 चुनाव में उसकी लॉस थी। इसको आगे कैसे लेके जाना है? क्योंकि राजनीति में कहा जाता है पीछे मुड़कर आप नहीं देख सकते। हाँ, साथ रहती है लेगेसी, लेकिन आपको आगे का रास्ता खुद तय करना पड़ता है। तो अखिलेश यादव का क्या रास्ता है? क्योंकि हम 2023 में हैं और 2024 दूर नहीं है। नेताजी ने जो कुछ दिया है और जो विरासत में हम लोगों को मिला है,
सबसे बड़ी नेताजी ने हम लोग को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है और किस तरीके से नेताजी संघर्ष लोगों को जोड़ करके और बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ काम करके उन्होंने इस समाजवादी पार्टी को बनाया। हमारी जहाँ जिम्मेदारी बड़ी है वहीं संघर्ष इसलिए बढ़ा है कि जो सामने पार्टी है उसका जो परसेंटेज ऑफ वोट उस समय हुआ करता था, आज ये पार्टी अगर हम देखें लोकसभा में तो लोकसभा में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर 60% के लगभग इन्हें वोट मिला है, पढ़ने वाला वोट 60% से ऊपर मिला है। हमें ऐसी पार्टी के साथ मुकाबला करना है। इसलिए जो नेताजी का रास्ता रहा है सेकुलर, जो नेताजी ने सोशलिस्ट रास्ता दिया, उस रास्ते पे चल कर के इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल की शुरुआत में जब आप आए हैं तो ये साल पूरा संघर्ष का है और हमें पार्टी के लोगों को और नेताजी के साथ ही, और जो लोग ये मानते हैं कि देश सेकुलर है, देश सोशलिस्ट रास्ते पर गुजरे, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को बचाएं, उन सबको जोड़ करके मिल करके ही मुकाबला कर पाएं। आपने अभी जो सवाल मैंने पूछा उसमें 3-4 बार सेक्युलर वर्ड यूज किया। आपको लगता है ये सेक्युलर की परिभाषा जो 1991 में शुरू हुई थी वो आज सेक्युलर की परिभाषा बदल चुकी है? क्योंकि ये जो सेक्युलर है बहुत से लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिक्स में सबसे अब्यूज्ड वर्ड है, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि भाजपा बीजेपी जो है वो एक कम्युनल पार्टी है, लेकिन देश के लोग शायद ऐसा नहीं मानते, तभी उनको इतने वोट पड़ते हैं हर चुनाव। हमारी पॉलिटिक्स या समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है, जहां हम सबको जोड़ करके राजनीति करना चाह रहे हैं, भाईचारे की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं और खासकर बीजेपी, वो हुनर, वो ताकत या यूँ कहें हम जो कैपेसिटी उनकी है, जो कैपेसिटी उनकी वो हमारी नहीं हो सकती। अगर मैं कोई न्यूज़ चलवाना चाहूँ या कोई नैरेटिव क्रिएट करना चाहूँ, शायद वो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई नैरेटिव क्रिएट कर लूँ। ये पावर अगर किसी पर है वो बीजेपी पर है। मैं आपसे पूछ रही हूँ राजनीति में कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स, और उत्तर प्रदेश बिहार में यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलती है। आपकी एक फॉर्मूला हुआ करता था MY। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिला है, क्योंकि इसकी परिभाषा बदल गई है, जो स्कीमें आती हैं वो सबको जाती हैं? देखिए, बीजेपी का ये नैरेटिव है और जो हमारे विपक्षी पार्टी है उनका एक नैरेटिव है कि MY हमारे लिए एक पार्टी की स्ट्रेंथ है। मैं स्वीकार करता हूँ कि MY स्ट्रेंथ है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, अक्रॉस द कम्युनिटी हैं, अक्रॉस द कास्ट हैं, हर धर्म हर जाति के लोग हैं इस पार्टी में। आज मान लीजिए जैन समाज के ऊपर संकट आ रहा है, जैन समाज किसी बात को लेकर के विरोध कर रहा है, आज हम जैन समाज के साथ खड़े हैं। तो जहाँ अन्याय होगा, कहीं किसी को दबाया जाएगा, तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये पेंट कर देना कि MY, और ये उदाहरण आपका है मैनपुरी का इलेक्शन, और न क्यों हम मैनपुरी का इलेक्शन माने, हम पिछला विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हम देते हैं? वो MY फार्मूले पे नहीं था, वो MY था, दूसरा MY था, महिलाएं और यूथ वाला MY था। प्लस हमने कोशिश की जितने छोटे दल थे उनको साथ ला करके, वो हमें कहा जाता है कि हमें कमज़ोर दिखाने के लिए MY फार्मूला बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप 36, 37, 38% वोट पा रहे हैं, इसका मतलब हर जाति का वोट पा रहे हैं। अगर आपने मैनपुरी लोकसभा में नेताजी के ना रहने पर जो मैनपुरी की जनता ने वोट दिया है, हम 64-65% वोट पाए हैं पढ़ने वाला, तो क्या केवल एक धर्म एक जाति का वोट है? मैं अखिलेश जी बड़ी विनम्रता से एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, ये 4 चुनाव अगर आप देख लें और अगर बीजेपी को भारी मात्रा में वोट मिले हैं और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या ये सब कुछ लोगों की वजह से हुआ है, वोटों की वजह से हुआ है, या बीजेपी ने कुछ ऐसा घपला किया है? जो हमारे स्पीचेस हैं, और मैं तो आपसे कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच
मुख्यमंत्री जी की स्पीच निकलवा लीजिए। मैंने एक दिन की प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी, जिसमें एक दिन में उन्होंने 25 बार घोर परिवारवादी कहा था, लेकिन हमने उसका विरोध नहीं किया। कैसे करेंगे? क्योंकि क्यों है करेंगे? तो नहीं है तो परिवार का बीजेपी में नहीं है परिवारवाद, बीजेपी में परिवारवाद पर नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे आपकी पार्टी बीजेपी में नहीं है। आप मानेंगे? नहीं बीजेपी में मुलायम नहीं है। सिंह जी के बेटे नहीं। ही उनके उत्तराधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रहे इलेक्शन हैं। कमीशन को बुरा कह रहे हैं या हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बेकार कह रहे हैं आप। पर आपकी पार्टी अगर मुझे परिवार कोई की चुनता पार्टी है, अगर मुझे चुनता है कोई, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ, और मैं दोषी हूँ उसके लिए अगर मुझे कोई चुन रहा है तो। ये सवाल तो मैनपुरी लोकसभा में भी उठा था, तो इसका मतलब जनता खराब है, जनता का फैसला। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं, जो सवाल का जवाब मुझसे चाहते हैं, उसका जवाब आप खुद नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश जी, आप चुनाव जीत सकते हैं, वो जनता आपको वोट देती है, इसीलिए लेकिन मैनपुरी पार्टी भी- के चीफ नहीं, जो आप होते हैं नहीं, वो परिवार वो भी नहीं। फिर इसका मतलब आप पूरे प्रोसीजर को गलत मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो बातें रखी हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्रेमवर्क है, उसको गलत मानते हैं आप। चुना हुआ अध्यक्ष होता है, आप नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी को। और अब अखिलेश जी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं डिम्पल यादव जी, जो अभी जीती हैं मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव। मुबारक, सबसे पहले आपको बधाई। और मैनपुरी हम आए हैं, अखिलेश जी से अभी हम बातचीत यही कर रहे थे, आगे क्या है, आप नेताजी की लेगेसी आगे कैसे लेके चले? नहीं, क्षेत्र ने चुना है मुझे, और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम है क्षेत्र के होने हैं। जैसे आपने देखा कि स्पोर्ट्स एकेडमी की जो व्यवस्था है, तो इसको लेके भी अब सदन में सवाल उठाने की, यहाँ बजट नहीं मिल रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है, जो अपना एक फ्यूचर लेके यहाँ पे आए हैं, एक सपना लेके आए हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी द्वेष और द्रोह की भावना से ना काम करते हुए, इन बच्चों की तरफ देखते हुए, who have come here to build their future, सरकारों को काम करना चाहिए। आपको एज अ बॉस मुलायम सिंह जी के साथ भी काम करने का मौका मिला होगा, अखिलेश जी को भी आप देखती हैं। फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट आप क्या देखती हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं नेताजी में और अखिलेश जी में, और डिफरेंसेस क्या हैं? What I believe is every individual is different. मतलब आई एम डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट, इनके फादर डिफरेंट थे, माई चिल्ड्रन आर डिफरेंट। एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट इन इट्स हर ओन वे। पर पॉलिटिक्स में कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में कहते हैं एजुकेटेड हमको यूथ चाहिए, एजुकेटेड लीडरशिप चाहिए, विच आई थिंक समाजवादी इज़ प्रोवाइडिंग, एंड उन्होंने प्रूव किया है पास में कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इट इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर द कंट्री। एंड पिछले हमने बात ये भी की, पिछले 2 चुनाव में शायद समाजवादी पार्टी नैरेटिव को बीट नहीं कर पाई, क्योंकि इनका कहना है कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा है। आपको भी लगता है कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की वजह से बीजेपी जीतती है, इसमें लोगों का जो चॉइस है वो नहीं दिख रहा? नहीं, नैरेटिव तो सेट करती ही है बीजेपी वाले, पर मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ अब देश देख रहा है, न्यू ईयर्स पे जहाँ पे नए साल पे सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई, जहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जहाँ युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, तो मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं। डिम्पल जी, पार्टी में ये आपके बॉस हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, घर में कौन बॉस है? ही इज़ अ लीडर। और घर का तो आप जानते हैं, आपके घर में कौन बॉस है? अखिलेश जी, कभी डांट पड़ती है? नहीं पड़ती? तो आप घर में भी पार्टी प्रेसिडेंट ही रहते हैं? प्रेसिडेंट तो नहीं, लेकिन जब आदत पड़ जाती है प्रेसिडेंटशिप की तो फिर वही रहता है सब। फिर वही रहता है। डिम्पल जी, वुमन ऑफ टुडे, आप आज की महिला हैं, तो See, we are 3 women in the house right now, so I think so we have our own impact. You have and your- and all 3 of us stand together. या तो अखिलेश जी घर में कुछ हाथ बटाते हैं, आपका काम? हाथ अखिलेश जी का बस चले तो सब कुछ खुद कर सकते हैं वो। He is that kind of a man. आप सचमुच खाना वाना बना लेते हैं? बिकॉज मुझे ये लगता है नहीं, कि आदमियों को बाहर के चैलेंजेस बहुत मुश्किल लगते हैं, मुझे लगता है खाना बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है।
केवल खाना नहीं, क्योंकि ये बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि मैं जब से मैं होश संभाला या जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मैं हॉस्टल में रहते आज पॉलिटिक्स में ट्रैवलिंग है, यहाँ रुकना वहाँ रुकना, तो मुझे लगता है कि मैं हॉस्टल में था तब सब कुछ काम खुद ही करता था मैं। बच्चों को ध्यान देते हैं पढ़ाई वढ़ाई में? डू यू हैव कॉन्वर्सेशंस विद योर चिल्ड्रन? कभी कभी काफ़ी होती है। बच्चों की अक्सर यही होती है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है, और उसके लिए माँ बाप से लंबी डिबेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप पार्टिसिपेट करते हैं? लेकिन आज के बच्चे मैं समझता हूँ बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कहाँ जाना है उनको। अब आप उनको गाइड कितना कर सकते हैं, अगर आप उनको ऑब्स्ट्रक्शन बनेंगे तो शायद आपको पसंद नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स को कम से कम आज के हिसाब से जो बच्चे करना चाहते हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर बच्चा ये चाहता है तो और उसका सहयोग करें। अगर आप ऑब्स्टेकल बने, अगर आपने कुछ मना किया तो हो सकता है कि वो शायद उनको पसंद नहीं आएगा। तो यानी कि अखिलेश जी तो बच्चों को कुछ मना नहीं कर रहे, तो अनपॉपुलर पेरेंट कौन है जो मना करता है, जो डिसिप्लिन करता है? नहीं ऐसा सच नहीं, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनको प्रोफेशनली क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो अपने सर्कल में हैं। जिस ज़माने में हम लोग रहते थे उतना सोशल मीडिया नहीं था, जानकारी नहीं थी। आज बच्चे इतना इक्विप्ड हैं और इतनी जानकारी रखते हैं कि वो डिसाइड कर रहे हैं खुद। तो डिम्पल जी, बच्चों ने कुछ डिसाइड किया है क्या, किस तरफ रुझान ज़्यादा है उनका? अभी तो माय एल्डर डॉटर, शी इज़ इन 3rd year of graduation and she has taken international politics and policy making and वो further studies pursue, yeah, that was नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपसे भी आगे निकल जाएंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। and अभी other two they are in like class 11th, so अभी टाइम है चूज करने। yeah. तो अखिलेश जी, राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा, आपको लगता है कांग्रेस कुछ ट्रैक्शन खो रही थी, ये भारत जोड़ो यात्रा से शायद वो ट्रैक्शन वापस लौटेगी? उनकी यात्रा है और मुझे भी इनविटेशन अभी मिला है, क्योंकि उनकी यात्रा से मैं जुड़ा हूँ भावना से। भावनात्मक जुड़ाव तो है कि भारत जोड़ो एक अच्छी यात्रा है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। और भारत की पहचान ही है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, मिली जुली हमारी संस्कृति है, हम एक दूसरे से जुड़ कर के चलते हैं। लेकिन उसमें शामिल होना नहीं होना, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यक्रम है, तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। तो आप भावना से जुड़े हैं लेकिन पॉलिटिकली नहीं जुड़े हैं, आप साथ मार्च नहीं करेंगे? नहीं, साथ में मार्च नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए हमारी पार्टी का अपना चल रहा है कार्यक्रम और जो बच्चे पदयात्रा कर रहे हैं 2000 किलोमीटर चल चुके हैं। कभी ना कभी हमारे हर पार्टी के लीडर को शामिल होना है, तो वो भी एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें बीजेपी को हटाने के लिए चल रहा है आंदोलन। तो जगह जगह इस तरह की यात्राएं चल रही हैं जहां पर सबकी ये कोशिश है कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि असल मुद्दे ये हैं। लेकिन भारत क्या टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की जरूरत है? भारत, देखिए, भारत सब एक साथ हैं और भारत में हमारी पहचान ही भारत की है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जाति, धर्म, हम संस्कृति से जुड़े हैं, हम परंपराओं से जुड़े लोग हैं। और हमारी देश की हमेशा जो काम करने का तरीका रहा है वो यही है कि मिलजुल करके ही काम किया है। तो अगर वो जोड़ना चाहते हैं और भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अखिलेश और डिम्पल जी, आज पूरा दिन हमने सैफई, मैनपुरी में सब कुछ देखा। अगली जो रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 2024 आ रहा है, आप देश में जो परिस्थितियां हैं और आगे की राजनीति को किस तरह देखते हैं? देखिए, लोगों के मुद्दे और जो लोग चाहते हैं, अगर हम ये बात कहने में कामयाब हो गए तो परिवर्तन होगा, क्योंकि कम से कम हम वो बातें कहनी चाहिए जो जनता को पसंद हैं। और अगर हम जनता की पसंद वाली बात कहेंगे तो जनता का समर्थन मिलेगा। जो बुनियादी सवाल हैं वो एज इट इज़ हैं। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोज़गारी है,
किसान को जो सहूलियत, जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल पा रही। और सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब हम 2023 में हैं, तो किसान अपना हिसाब किताब लगाएगा कि क्या उसकी आय दोगुनी हो गई। जो लागत है वो लागत की कीमत बढ़ रही है लगातार। लेकिन जब बीजेपी ने ये कहा था तब कोरोना नहीं था। कोरोना से कुछ देखिए, कोरोना सेटबैक तो हुआ है। नहीं, कोरोना का क्या है, कोरोना में जो जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। सरकार ने जिम्मेदारी से क्यों नहीं निभाने का काम किया। WHO और तमाम बाहर के देश सरकार की तारीफ करते हैं। तो WHO के पास अपने आंकड़े थोड़ी हैं, आंकड़े तो भारत सरकार ने दिए होंगे। आज मैं कहता हूँ जो कोरोना में लोग उनकी जान गई है उनकी मदद करें। अब वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपने टेस्ट कराया होगा ये इसके तहत मदद होगी। कोई गांव नहीं है जिसमें से किसी ने अपने परिवार के सदस्य को ना खोया हो, और इलाज किसी को मिला नहीं, इलाज अपना कराते रहे वो। तो आपने कहा कि तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं और घेरेंगे भी, लेकिन सरकार को चैलेंज करना, मुद्दे उठाना एक तरफ, ये मुद्दे आपने 2022 के चुनाव में भी उठाए थे, 2019 में भी उठाए थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हमेशा वोट पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बार की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना, रणनीति के बिना आप किस तरह से चलेंगे? देखिए, अभी बीजेपी की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए। 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा मुझे नहीं पता। बहुत दावेदार है। नहीं, अच्छी बात है, अगर दावेदार जाने तो चॉइस भी हमारे पास है। ये आपको लगता है, शायद जनता को नहीं लगता। नहीं, लेकिन जनता को जब हम बताएंगे कि देश को ज़रूरत है कि किसान की बात हो, देश को ज़रूरत है कि नौकरी रोजगार मिले, महंगाई कम हो, तो मैं समझता हूँ जनता समझेगी, महसूस करेगी। लेकिन जनता कभी कभी ये समझती है कि बहुत ज़्यादा लोग हों तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। चॉइस होना अच्छी बात है। डिम्पल जी, आप क्या देखती हैं 2024 में? आई थिंक कि सब पार्टीज को आना चाहिए टुगेदर एंड एक प्लेटफॉर्म आप देखेंगे बनेगा एंड इस बार चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे हैं। फिर वही सवाल आएगा कि प्लेटफॉर्म बनेगा, बहुत नेता होंगे, तो उन नेताओं में फर्स्ट अमंग इक्वल कौन होगा? वो तो जैसे जिसकी सीट्स आएंगे, आई थिंक सो दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा कि नहीं? सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश जी, कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के साथ उसकी जगह आप देखते हैं? कांग्रेस के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस बताइए, लेकिन जो लीडर्स आज जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किनका नाम लेंगे आप? नीतीश जी, ममता जी? मैं सब में से मैं नहीं तय कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। एक समय था, कहते हैं कि जनता पार्टी को लोगों ने केवल वोट दिया, लीडर बाद में तय हो जाएंगे। पहले बीजेपी को हराइए, लीडर बाद में तय करेंगे। ऑन दैट नोट, आपने हमारे साथ पूरे दिन इतनी बातें करी और इतनी चीज़ें दिखाई, और लेगेसी ऑफ नेताजी आप लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको भी शुभकामनाएं, और राजनीति का स्तर ऊंचा हो और जनता की मनोकामनाएं पूरी हों। बस इसी इरादे के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर आए उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कम से कम चल के आप आए हैं मैनपुरी और सैफई, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।